नहीं, फिट तो बिल्कुल भी नहीं थी और फिटनेस का मतलब भी मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली जिम को भी मैं एक ऐसे बोरिंग तरीके से लेती थी कि 1 घंटा वर्कआउट करना है। और आज ऐसा होता है कि अगर एक दिन भी ऐसा हो जो वर्कआउट ना करो तो ऐसा लगता है जैसे क्या छूट रहा है लाइफ में। हाइट्स पे जाता है जब वो ऊपर की तरफ चल रहा होता है तो फिल्टर हो जाते हैं बहुत लोग। फिल्टर, हाँ ऑब्वियसली बहुत फिल्टर हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब सिर्फ आपकी फैमिली के अलावा और कोई नहीं खड़ा होता। सो आई थिंक अगर शुरू से देखा जाए ना तो असल जो दोस्त है ना आपकी लाइफ में वो शुरू से आपके घर वाले, आपकी फैमिली ही होती है, जो अगर आप देखो तो बचपन से लेके जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके साथ रहते हैं। तो मुझे लगता है उनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई दोस्त यहाँ पे नहीं थे, मैं किसी को जानती भी नहीं थी चंडीगढ़ में। और ना ही किसी ने ऐसा बोला था कि हाँ आ जाओ करते हैं काम या ऐसा कुछ, क्योंकि एक्चुअली होता यही है कि काम कोई नहीं करता आपके साथ, कोई काम देना ही नहीं चाहता। क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है चंडीगढ़ हो या बॉम्बे कहीं भी, मैंने ये बहुत डीपली एक्सपीरियंस किया है कि एक्चुअली फ्रेशर्स को या न्यू टैलेंट्स को आगे नहीं आने देते। कि सच है, नहीं आने देते वो आगे। और वो चाहते ही नहीं है कि हम फ्रेश फेसेस लाएं या न्यू टैलेंट्स लाएं। जो चल रहे अरे यार उसी को बुला लेते ना, वही तो सही थी, वो तो चल रही थी, वही ठीक है, उसी को बुला ले। सो जब आप नए टैलेंट्स को आप मौका ही नहीं दोगे, नए फेसेस को मौका ही नहीं दोगे तो एट द एंड खुद को खुद लॉन्च करेंगे। और फिर जब वो चेहरा दिखता है तो लोगों को बड़ा पसंद आता है, बट वही चेहरों को लोगों ने बहुत रिजेक्ट भी किया होता है। और जो हम सोचते हैं वो तो बिल्कुल नहीं होता, वो होता ही नहीं है ना। और वो कुछ अच्छा ही हो जाता है, उससे बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ों की एक्सपेक्टेशन तो कभी की ही नहीं थी कि इतना कुछ हो जाएगा, इतना कुछ कर सकती हूँ मैं, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता था। तो मुझे यही लगता है कि शायद कुछ चीज़ें जो हमें लाइफ में नहीं मिलती वो भी ज़रूरी है। वो अच्छी चीज़ है क्योंकि वो हमें फोर्स देती है कि हम और अच्छा करें। हाय आशी। हेलो, क्या हाल चाल? आई एम गुड, आप बताओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले तो सबसे पहले कसौली से स्टार्ट करते हैं। मैंने रील देखी आशी कसौली में है, तो मैंने उसी समय मैसेज किया, मैंने कहा इंटरव्यू। बहुत सारे कामों से फ्री होके ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा पहाड़ों का मजा भी ले लें, थोड़ा सा शांत माहौल में जाना, सारे कामों से फ्री होके स्ट्रेस फ्री होना अच्छा लगता है। सो इट्स हॉलीडे था वो या वो भी? हॉलीडे नहीं था, एक्चुअली काम के लिए आई हूँ चंडीगढ़। आपके तो काम भी मतलब कि ना, मतलब कि हॉलीडे पे भी काम चलते हैं, बीच में हॉलीडे निकाल लेते हैं। सो चंडीगढ़ आई थी मैं अपने सॉन्ग के लिए, म्यूजिक वीडियो के लिए। उस बीच मुझे एक दिन का गैप मिला तो सोचा कसौली घुमाते हैं। तो काम क्या था वहाँ पे? कोई मॉडलिंग आई थिंक थी वहाँ पे, तुम वहाँ पे डाला हुआ था आपने कुछ मॉडलिंग का? कसौली? हाँ नहीं, कसौली में आज सच कुछ नहीं, कसौली तो घूमने गए थे। और मेन जो म्यूजिक वीडियो था वो चंडीगढ़ में। तो अभी ये पहले सॉन्ग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। श्योर। है ना, क्या गाना है, कैसा है? ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज आई डोंट वांट कि अभी रिवील हो ज्यादा, है ना, लेकिन थोड़ा सा। ओके, सो बेसिकली ये सॉन्ग मैंने ही गाया है। सॉन्ग का नाम है हबीबी। हबीबी, हाँ। सो इसमें मतलब है तो ये पंजाबी सॉन्ग, बट इसमें वाइब जो है ना वो पूरा बेली डांस और बहुत ही हॉट वाइब्स हैं इस गाने में, बट है पंजाबी गाना, गाया भी मैंने लाइक दुबई स्टाइल और उस टाइप। हाँ, ओके। तो वाइब्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वैसे वाइब्स हैं, कुछ मतलब बहुत कॉमन वाइब्स नहीं है, बहुत अलग लेवल का गाना शूट हुआ है, बहुत अच्छा शूट हुआ है। और कौन कौन है इसमें, किसने डायरेक्ट किया है इसको? सो बेसिकली अगर मैं वो बताऊं कि ये गाने के पीछे का पूरा अगर ऐसे बोलूं तो मैंने ही प्लान किया कि मुझे कैसा कैसा चाहिए। सो कह सकते हैं कि गाने की प्रोड्यूसर में, सिंगर में, डायरेक्टर में, एक्टर में और कॉस्ट्यूम्स भी मैंने खुद डिजाइन करा के, मतलब हर चीज मैंने A to Z, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, हर चीज मैंने खुद प्लान करके, हर चीज को कंबाइन करके मैंने अपना जो एक होता है ना कि हाँ अपने ड्रीम में जो इमेजिन की हुई चीजें वो सारी की सारी डाल दी हूँ। राइट। तो कितने दिन पहले प्रोसेस हो गया था शुरू की आशी ने सोच लिया था कि यार गाना करना है? एक्चुअली ये वाला सॉन्ग प्लान करते हुए मुझे 1 साल तो हो ही गया था। 1 साल पहले ही इसके मैंने लिरिक्स लिए थे और फिर उस पर प्रैक्टिस चल रही थी। और बीच में कुछ काम बिजी होते गए और वो टलता चला गया। बहुत चीज़ें होती हैं कि बीच इन बिटवीन बहुत कुछ हुआ कि वो डिले होता चला गया।
फिर उसके बाद प्रैक्टिस अगर कहें तो गाने की प्रैक्टिस भी मैंने खुद करी, जो मैंने अपने आप से ही उसकी सिंगिंग की प्रैक्टिस भी मैंने अपने आप करी। फिर मुझे डांस की प्रैक्टिस करना, प्लस उसके बाद अपना बॉडी वेट और बॉडी फिजिक को मेंटेन करना, क्योंकि सॉन्ग तो आप बहुत ज़्यादा करते हो, मतलब कि वो तो सो वो मेंटेन करने में, डांस सीखने में, सिंगिंग करने में, कॉस्ट्यूम्स बनाने में बहुत सारी तैयारी लगी। लेकिन इन शॉर्ट 6 महीने में हमने ये पूरी तैयारी करी है। बट प्लानिंग 1 साल से हो रही थी, बट कुछ ना कुछ वजह से डिले हो रहा था। बट फाइनली जब ये होते हुए एक्चुअल देखा तो उसकी फीलिंग अलग थी। वो बहुत अच्छा लगता है ना कि यार finally जो मैं एक सपना देख रही थी, है ना, जो मैं सोच रही थी वो हो गया। हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे इस सॉन्ग में कुछ ऐसा हुआ भी कि जो सोचा था उससे और ज्यादा अच्छा हुआ, तो एक्सपेक्टेशन से ऊपर गया गाना। वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आशी, लिरिक्स किसने लिखे हैं इस गाने के? लिरिक्स बाय चांस मैंने नहीं लिखे हैं। खैर जो भी हमारी जो टीम थी उन्होंने ही हमें म्यूजिक, लिरिक्स, रिकॉर्डिंग, जो हमारी एक्चुअली पूरी टीम है जिन्होंने ये गाना शूट किया है, उन्होंने ही करके दिया है सारा। ओके ओके। और क्या प्रोसेस था इसके पीछे? एक्चुअली बहुत टफ था, क्योंकि ना इजी नहीं होता एक्चुअली, यू नो, सेक्रीफाइसिंग फूड इज़ नॉट ईजी। सबसे पहले तो कि अब खाना पीना छोड़ के, यू नो, यू हैव टू जस्ट लीव एवरीथिंग, खाना पीना एकदम बंद करके, जस्ट स्ट्रिक्ट डाइट। और वो सबसे मुश्किल होता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ होता था कि व्हेन यू आर नॉट हैविंग सॉल्ट, व्हेन यू आर नॉट हैविंग कार्ब्स, तो मतलब बॉडी को ऐसे डिहाइड्रेट करना, बार बार कॉफ़ी पी के, ब्लैक कॉफ़ी पी के, तो वो मुश्किल होता है कि आप खाना सामने देख के भी नहीं खा पाते। तो सबसे मुश्किल जो होता है ना, वो होता है खाना छोड़ना। तो नमक भी छोड़ दिया था? हाँ, मैंने सॉल्ट भी छोड़ा हुआ था कुछ टाइम के लिए। एटलीस्ट आई थिंक 1 हफ्ते के लिए मैंने सॉल्ट छोड़ा था। हाँ, उससे थोड़ा वेट था ना, जल्दी रिड्यूस होता है उससे। सो लास्ट, और चीनी कब से नहीं खाई? शुगर तो बहुत ही कम, बहुत रेयर होता है कि लेते हैं। उसके बाद लास्ट 2 डेज तो लिक्विड पे ही थे। अच्छा। तो बहुत सारे मतलब चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है अच्छे दिखने के लिए कैमरा पे। इट्स नॉट इजी। और एट द एंड बस जब वो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना कि बॉडी को देख के हाँ चलो आ गया जैसे आना था, फिर। और ये किसने, कॉन्सेप्ट तो आपका ही था कि बैले डांस करते हैं, तो ये माइंड में क्यों आया कि बैले डांस के ऊपर इसको यूज करते हैं, बैले डांस को? सो बेसिकली बेली डांस एक ऐसा डांस फॉर्म है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और मैं हमेशा से सीखना चाहती थी, और मैं कोई ऐसा सॉन्ग जरूर करना चाहती थी जिसमें बेली डांस हो। अब अपॉर्चुनिटी तो मिली नहीं, सोचा खुद बना ले। सही बात है। नहीं, वो मिलेगी। वो हर जो आप मेहनत कर रहे हो ना, उसका फल तो मिलना है आशी। मतलब कि उसके पीछे देर हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो मिले ना। हाँ, बट कई बार ऐसा होता है कि उसे खुद बनाना पड़ जाता है। कई बार मिलती नहीं है, आपको खुद बनाना पड़ता है। तो दुनिया ऐसी है, वो देती नहीं है, आपको छीनना पड़ता है ना। वो जरूरी है, अपने काम को दिखाना चाहिए हमें। मेरे को भी लेट समझ आया कि कोई देता नहीं है आपको, यू हैव टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी। भगवान हमें उस दरवाजे तक खड़ा कर सकता है, वो दरवाजा खोल नहीं सकता। हाँ, आपको खुद को अपनी वर्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया वर्थ नहीं देखती आपकी, ना वो करती है। वर्थ आपको खुद आपकी ही समझ में आएगी। जब आप अपने पे बिलीव कर लोगे और आपको खुद की वर्थ समझ आ जाएगी, तो दुनिया को भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। सही बात है। और मेरे को इतना भी पता है कि आशी 2017 में स्टार्ट हुआ है, 2017 मिस यूपी आपने जीता, है ना। तो हम वहाँ पे भी जाएंगे, बचपन में भी जाएंगे, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि आशी ने, कई लोगों ने ऐसे भी मिले होंगे जिन्होंने आशी को बोला होगा, यार आशी पैसे नहीं है हमारे पास, है ना, आप काम कर दो। तो उस समय क्या माइंड में आता था कि यार मेरे बिल्स हैं, यार मेरा भी किराया है घर का देने के लिए, तो फ्री में क्यों? एक ना इंडस्ट्री में एक ये बहुत पुराना ये चलता आ रहा है, या कह लो ये कोलैबोरेशन वर्ड, और यू नो कि हम चार्ज नहीं पे कर सकते आपको, आप फ्रेशर हो, आप नए हो, आप गाना करो या आप कुछ भी करो XYZ, तो वो चीज़ें करो बट पेमेंट नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि भले आप फ्रेशर हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, हर आर्टिस्ट ना कुछ तो डिजर्व करता ही है, कुछ पेमेंट तो डिजर्व करता ही है। बिल्कुल। क्योंकि ना कि सिर्फ एक मॉडल या सिर्फ एक एक्टर, बल्कि हर एक आर्टिस्ट कुछ तो डिजर्व करता है इन रिटर्न। कुछ भी ऐसे फ्री में नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मैंने अगर आप लोकल एक्सपीरियंस किया। अगर हम दिल्ली की भी बात करें, है ना, आपको एक जगह से जाना है कोलैबोरेशन में भी, लेकिन तब भी कैब चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसका पेट्रोल चाहिए, ऑब्वियसली, बिल्कुल। और वहां जाओगे तो कुछ खाओगे भी, है ना, रास्ते में भूख भी लगेगी, तो ज्यादा नहीं तो 5,000 रुपए तो कम से कम आप खर्च के आओगे। हाँ, ऑब्वियसली, है ना। सो इसीलिए इन रिस्पेक्ट आर्टिस्ट को कुछ तो मिलना ही चाहिए, डिजर्व करते हैं, हर आर्टिस्ट डिजर्व करता है। सही बात है। तो अब हम चलते हैं यूपी, है ना। तो वहां जब बचपन था,
है ना, वो हमने पहले भी सुना उस इंटरव्यू में, लेकिन आई वांट टू डिस्कस थोड़ा सा और डीप कि क्या था आशी का बचपन। तो बेसिकली मेरा जो एक, अगर सिर्फ पूरा बचपन से बात करें तो मैंने जो मम्मी के बताने में सुना है वो ये था कि मैं शुरू से बहुत शांत थी और बहुत ज़्यादा होता है ना ऐसे सीरियस रहना, और शुरू से ही बहुत डेडिकेटेड किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को लेके, जितना मुझे मम्मी ने बताया मेरे बारे में। फिर जब मुझे समझ में आया धीरे धीरे तो मैंने ये चीज़ खुद के अंदर एक्सपीरियंस की है कि अगर मैंने कोई चीज़ सोची है या मैंने अगर ये चाहा है कि मैं इसे पूरा करूँ तो मैं उसमें अपना 100% लगा के उसको डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ, बिना उस पर गिव अप करे उसे कंप्लीट करके ही रहती हूँ। तो शुरू से आशी ऐसी ही थी जैसी अभी फिट और बिल्कुल वो है, या ये बाद में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? नहीं, फिट तो बिल्कुल भी नहीं थी, और फिटनेस का मतलब भी मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली जिम को भी मैं एक ऐसे बोरिंग तरीके से लेती थी कि 1 घंटा वर्कआउट करना है। और आज ऐसा होता है कि अगर एक दिन भी ऐसा हो जाए वर्कआउट ना करो तो ऐसा लगता है जैसे क्या छूट रहा है लाइफ में। सो पहले फिटनेस का इतना इंपॉर्टेंस पता ही नहीं था कि फिटनेस एक्चुअली है क्या। इट वाज लाइक कि हाँ जिम जाना है, जिम में गए, थोड़ा बहुत कर लिया, ओके। बट अभी लाइक इट इज़ लाइक कि फिटनेस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि अगर पानी पीना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी वर्कआउट करना है। सो फिटनेस को अब मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और अब एक्चुअली एक पहले 2017 से अगर अब देखें तो एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि आज 2017 वाले लोग मुझसे मिलते हैं तो बोलते हैं आप ही हो। अरे मैं उसी पे आने वाला था। उस समय आशी मतलब कि क्या था, मतलब कि आशी जैसे आप बोला कि मैं रिजर्व थी थोड़ा सा, ना मैं बोलती नहीं थी ज्यादा, तो दोस्त थे उस समय? नहीं, एक्चुअली सच बताऊं तो मैंने ज़्यादा दोस्ती में वही नहीं किया, इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। मैं ज़्यादा दोस्त मेरे रहे ही नहीं है, ना तब थे ना अब है। सो अब तो वैसे भी नहीं बनते। मैंने ये देखा है कि जो आपके कॉलेज के बाद के जो लोग मिलते हैं ना आपको, वो आपके दोस्त नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपके प्रोफेशनली दोस्त होते हैं, जिनको आपसे कोई मतलब है, कोई काम है, तभी वो आपको याद करते हैं। चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं बस। और फिर जब आप काम में बिजी हो जाते हो, फिर उसके बाद उतना टाइम निकाल पाना, और अगर फोन भी आते हैं तो किसी ना किसी काम के लिए ही आते हैं। सही बात है। तो इससे बेहतर है आप अपना करियर बना लो और अपना काम कर लो। सही बात है। और मेरे को लगता है जब इंसान बड़ा होता है ना, या हाइट्स पे जाता है, जब वो ऊपर की तरफ चल रहा होता है, तो फिल्टर हो जाते हैं बहुत लोग। फिल्टर, हाँ ऑब्वियसली बहुत फिल्टर हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब सिर्फ आपकी फैमिली के अलावा और कोई नहीं खड़ा होता। सो आई थिंक अगर शुरू से देखा जाए ना, तो असल जो दोस्त है ना आपकी लाइफ में, वो शुरू से आपके घर वाले, आपकी फैमिली ही होती है, जो अगर आप देखो तो बचपन से लेके जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके साथ रहते हैं। तो मुझे लगता है उनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। तो फिर ये पेजेंट के बारे में कैसे पता लगा यूपी में? अच्छा, हो कहाँ से, पहले ये बताओ आप। मैं वैसे तो मेरा जो जन्म है वो गोंडा में हुआ था, लेकिन मैं बेसिकली हूँ गोंडा से। फिर मैंने कानपुर में अपना स्कूलिंग किया, और उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ आई। ओके, चंडीगढ़ आए। तो फिर ये पेजेंट का कैसे पता लगा? सो एक्चुअली ऑनलाइन स्क्रोलिंग से मुझे पता लगा था इस पेजेंट के बारे में। हाँ, मैं करना तो चाहती थी बट पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो उससे पहले ये फोटोशूट्स और ये चल रहे थे पेजेंट्स? ये सब मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती थी, बट हाँ सब कुछ छुप छुपा के होता था, क्योंकि पेरेंट्स कभी नहीं चाहते थे कि मैं मॉडलिंग करूँ। कभी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि बस मैं कुछ बिजनेस करके सेटल हूँ और बिजनेस करूँ। आई थिंक हर इंडियन पेरेंट्स का एक माइंडसेट होता है कि बिजनेस कर ले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। माइंडसेट उतना ही रह जाता है इंडियन पेरेंट्स का थोड़ा। बट मैंने ये सोचा है, जैसे आप बोल रहे हो कि ये एक्चुअली उनका माइंडसेट भी नहीं है, बिकॉज मैंने और भी जगह डिस्कस किया है, हमारे पेरेंट्स ने चाहते नहीं है कि हम स्ट्रगल करें ज्यादा, वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ ना स्मूथ रहे। हाँ, ये भी कह सकते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई सेफ साइड हो जिसमें पैसा आ जाए, है ना। हाँ, कल को इसकी अच्छी नौकरी लग जाए, पैसा कमा ले, घर बना ले, बस, है ना, ज्यादा टेंशन। हाँ, बट कहीं ना कहीं अब ऐसी चीजें हो चुकी कि मतलब एक्चुअली ना हर इंसान बहुत क्रिएटिव है। और वो क्रिएटिविटी निकल के अब आ रही है। और उसके बाद जब कुछ इंसान बन जाता है या कुछ आगे उस फील्ड में बढ़ जाता है, तो पेरेंट्स को बिलीव होता है कि नहीं, इसके अंदर तो ये भी टैलेंट है, और इस नाम का कोई टैलेंट होता भी है। लेकिन तो वो जो स्ट्रगल पीरियड है ना, उससे डरते हैं हमारे पेरेंट्स, वो उससे डरते हैं। हाँ, ऑब्वियसली वो तो डर, हमें पता होता है कि मैं कर लूंगी, है ना, जैसे आपने सोचा होगा मैं कर लूंगी पापा, कि 2-3 साल है ना, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, लेकिन मैं कर लूंगी, है ना, मैं खर्चा निकाल लूंगी। लेकिन वो पेरेंट्स चाहते हैं कि वो जो 5-6 साल का जो मुश्किल पीरियड है ना, वो भी ना हो, इनकी लाइफ स्मूथ चले, पर माँ बाप है ना, वो वही बात है। लेकिन यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्ट्रगल नहीं किया तो फिर जीत का क्या ही मजा। सही बात है। तो फिर जब पेजेंट हो गया तो वहाँ विनर थे?
हाँ, मिस यूपी 2017 की विनर थी और वहीं से शुरुआत हुई थी 2017 में। तो वो आपका टर्निंग पॉइंट था, वो आपने खुद भी बोला। हाँ बिल्कुल, लाइफ एक्चुअली मेरी असल लाइफ तो शुरू ही वहीं से हुई थी। आफ्टर बिकमिंग मिस यूपी 2017 शुरुआत वहीं से हुई थी और वो यहाँ तक आ गया पता ही नहीं लगा। तो फिर चंडीगढ़ कैसे आए? चंडीगढ़ में आई ही पंजाबी म्यूजिक वीडियोस के लिए थी कि एक्टिंग में और म्यूजिक वीडियोस में शुरू से बहुत शौक था, मुझे भी था, वो तो फैमिली को भी बहुत शौक था कि हाँ म्यूजिक वीडियोस में आना है। तो यहाँ पे रही और यहाँ पे सीखा। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कभी गा भी सकती हूँ, तो वो टैलेंट भी एक पता लगा कि ओके मैं सिंगिंग भी कर सकती हूँ और मैं ऐसा नहीं है कि मैं डांस भी नहीं कर सकती, मैं डांस भी कर सकती हूँ। मैं खुद को इसके साथ साथ मैं खुद को फिट भी रख सकती हूँ, एक्ट भी कर सकती हूँ। तो सारे छुपे हुए टैलेंट आप जब घर से दूर जाते हो, घर से निकलते हो ना, तो धीरे धीरे आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है कि हाँ ये चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो कब निकले वहां से? लॉकडाउन के टाइम पे, जब कोविड सबसे हाई दुनिया पीक घरों में घुस रही थी, आशी बाहर निकल रही तब थी, वो जरूरी कोविड पीक पे था जब मैं घर से निकल के शिफ्ट हुई थी। शिफ्ट हुए थे। और ये क्यों डिसीजन लिया कि आप दिल्ली भी जा सकते थे, बॉम्बे भी जा सकते थे, तो चंडीगढ़ सिर्फ इसलिए कि पंजाबी की इंडस्ट्री? हाँ, पंजाबी म्यूजिक वीडियोस का बहुत ज्यादा शौक था मुझे। शुरू से ये था कि एक होता है ना अट्रैक्शन होता है पंजाबी म्यूजिक वीडियोस को लेके, तो वो बहुत ज्यादा था और शुरू यहीं से करना था। और इसीलिए चंडीगढ़ का डिसीजन लिया। फिर चंडीगढ़ के बाद बॉम्बे से फिर दिल्ली। थोड़ा ऐसा चलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई था उस समय, कोई दोस्त जिसके पास आप शिफ्ट हुए हो, या किसी ने कहा हो कि आशी आ जाओ यार? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई दोस्त यहाँ पे नहीं थे, मैं किसी को जानती भी नहीं थी चंडीगढ़ में, और ना ही किसी ने ऐसा बोला था कि हाँ आ जाओ करते हैं काम या ऐसा कुछ। क्योंकि एक्चुअली होता यही है कि काम कोई नहीं करता आपके साथ, कोई काम देना ही नहीं चाहता। क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, चंडीगढ़ हो या बॉम्बे कहीं भी, मैंने ये बहुत डीपली एक्सपीरियंस किया है कि एक्चुअली फ्रेशर्स को या न्यू टैलेंट्स को आगे नहीं आने देते। ये सच है, नहीं आने देते वो आगे। और वो चाहते ही नहीं है कि हम फ्रेश फेसेस लाएं या न्यू टैलेंट्स लाएं। जो चल रहे यार यार उसी को बुला लेते ना, वही तो सही थी, वो तो चल रही थी, वही ठीक है, उसी को बुला ले। सो जब आप नए टैलेंट्स को आप मौका ही नहीं दोगे, नए फेसेस को मौका ही नहीं दोगे, तो एट द एंड खुद को खुद लॉन्च करेंगे। और फिर जब वो चेहरा दिखता है तो लोगों को बड़ा पसंद आता है, बट वही चेहरों को लोगों ने बहुत रिजेक्ट भी किया होता है। लेकिन फिर वो अंदर जोश जो होता है ना, वो जो रिएक्शन के बाद जो फिर वो आपने कहा कि जीत का मजा, वो अलग ही होता है। हाँ बिल्कुल। आई थिंक ऑलमोस्ट पंजाबी सिंगर्स भी जितने हैं उनका स्ट्रगल पॉइंट भी ऐसा ही रहा है। किसी ने किसी को लॉन्च नहीं किया, एट देन उन्होंने खुद को खुद लॉन्च किया और इतने फेमस हुए हैं। तो हर किसी की स्टोरी यही रही है। बट अगर अपना स्ट्रगल पॉइंट याद करके अगर हम एक दूसरे को मौका ही देने लग जाएं तो शायद काफी कुछ बदल जाए। और फिर यहाँ पे क्या उस समय फिर स्ट्रगल रही जब कोविड में आए? बिकॉज उस समय तो सब बंद हो जाता था जल्दी, है ना, ज्यादा वो अपॉर्चुनिटीज भी कम थी, शूट भी कम हो रहे थे। बट फिर भी मैं एक्चुअली पूरे 2 साल, 2 से 2.5 साल में रही हूँ चंडीगढ़ में। हाँ, इतना टाइम रहे हो? हाँ, 2-2.5 साल रही। लेकिन मेरा यहाँ पे मतलब बहुत ही, मैंने यहाँ पे भी स्ट्रगल ही किया और बहुत कोशिश की कि कोई मुझे चांस दे या मुझे कोई लॉन्च करे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबका कुछ अलग डिमांड होता था कि इतना इन्वेस्ट करो। तो जब इन्वेस्ट ही करना है तो अपने गाने पे खुद ही कर लेंगे और अपना खुद का ही काम कर लेंगे। अगर इन्वेस्ट करके ही लॉन्च होना है तो बिजनेस करना तो फिर खुद ही कर लेंगे। सो एट द एंड सोचा यही कि चलो खुद का ही करते हैं, बहुत हो गया स्ट्रगल। सही बात है। तो फिर चंडीगढ़ से बॉम्बे क्यों? चंडीगढ़ से बॉम्बे इसलिए क्योंकि बॉम्बे जाना भी एक सपना था बहुत बड़ा, कि एक बार तो बॉम्बे जाना है। वो हर किसी का सपना होता है, मुझे लगता है। सही बात है कि एक बार तो बॉम्बे जाना है, बॉम्बे देखना है कैसा है और वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की वाइब कैसी, वहाँ का एक्सपीरियंस क्या होता है। ये नहीं पता था कि वहाँ पे कुछ काम मिलेगा या नहीं, बस चल दी थी। जैसे मैं चंडीगढ़ आ गई थी वैसे मैं सामान पैक किया और अब बॉम्बे ट्राई करना है। सो मैंने ना मतलब कभी भी कुछ नया ट्राई करने से पहले सोचा नहीं कि क्या होगा अगर इस नए शहर में गए, और पता नहीं कुछ बात बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन बस मैं चाहती थी कि मैं एक्सप्लोर करूं, मैं सब कुछ एक्सपीरियंस कर लूं कि मुझे कहाँ से क्या क्या मिल सकता है, मैं कहाँ से क्या सीख सकती हूँ। तो मैंने कुछ करने से पहले ऐसे मुझे डर नहीं लगा कि हाँ क्या होगा। बॉम्बे भी मेरे लिए इतना नया था, कभी नहीं गई थी। बट फिर अकेले बॉम्बे, कोई जानता था?
नहीं, एक्चुअली हर जगह मैं अकेले ही गई हूँ। सीधा फ्लाइट पकड़ी, सामान पैक किया बॉम्बे, और फिर जब बॉम्बे गई तो वहाँ पे भी पता लगा कि ये बॉम्बे तो सिर्फ उनके लिए है जो एक्चुअली बहुत फेमस स्टार्स हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड स्टार्स हैं और सेलिब्रिटीज हैं, जिनका डेली शूटिंग हो रही है। ये एक्चुअली उनके लिए तो सही है, बट हर रोज हजारों में लाखों में लोग आके वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। रोज न जाने कितने हजारों लाखों लोग बॉम्बे आ रहे हैं सपने लेके, तो हर किसी को मौका मिलना पॉसिबल नहीं है। और जो वो लोग भी आ रहे हैं जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है, वो भी आ रहे हैं। तो चांस मिलना आई थिंक बहुत लंबा टाइम हो जाता, और अगर इतना लंबा टाइम इंतजार करती तो शायद आज यहाँ इंटरव्यू नहीं दे रही। सही बात है। और तो फिर फिटनेस चल रही थी उस समय, चंडीगढ़ में स्टार्ट हो गई थी या बॉम्बे जाके? फिटनेस तो चंडीगढ़ में स्टार्ट हो गई थी, और बॉम्बे में एक्चुअली मेन जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो बॉम्बे जाके हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब जो बॉम्बे में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रही हूँ। बॉम्बे में मैक्स 5-6 महीने रही हूँ बस। और उस 5-6 महीने में मैंने सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ की है, एक फिटनेस, दूसरा ऑडिशन, फिटनेस ऑडिशन। सो फिटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस वहाँ पे किया, और ऑडिशन से अच्छे से रिजेक्शंस लेके नहीं, मेरे को लगता है सी आशी, हर चीज़ की ना एक टाइम होता है। जैसे आपने कहा ना रिजेक्शन, वो रिजेक्शन नहीं है, वो इन गॉड ना हमें टेस्ट करता है कि कितना पेशेंस है। कई लोगों की पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है। हाँ, है ना, मेरा तो बहुत ज्यादा पेशेंस टेस्ट हुआ है। नहीं, वो कईयों का तो बहुत ज्यादा करता है ना। मतलब कि जैसे पंकज त्रिपाठी का मैं एक इंटरव्यू सुनता था, तो वो ना सोच के आए थे घर से कि मेरे को 10-12 साल स्ट्रगल करनी है, कि इससे कम में मेरे को काम नहीं मिलेगा। बिकॉज जैसे मैं गांव से आया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे को 10-12 साल लगेंगे अब स्ट्रगल करते हुए। तो वो प्रिपेयर्ड थे माइंड में ना। तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल ठीक है, ये जब उसके बाद आज लाइफ अच्छी कट रही है ना। हाँ, ऑब्वियसली है ना, आप भी अच्छा ट्रैवल कर रहे हो, है ना, हर जगह रहने को अच्छा और खाने को अच्छा, वो स्ट्रगल ठीक है। लेकिन वो एक अलग पीरियड है, ये अलग पीरियड चल रहा है ना अभी। तो हम बात करते हैं फिर अब बॉम्बे में कि और क्या था वहाँ पे जब पहले दिन लैंड किए, है ना, तो क्या सोचा था मन में कि यार? बॉम्बे एंटर करते ही मेरे चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी कि फाइनली ही मैं बॉम्बे आ गई, और मुझे लगा था कि अब तो मैं यहीं सेटल हो जाऊंगी और यहाँ से मैं कभी नहीं जाऊंगी, मुझे बस कोई वापस नहीं बुलाए। और कुछ महीनों में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बॉम्बे इज़ अ सिटी की वो बहुत भाग रही है सिटी, लोग भाग रहे हैं, बॉम्बे सिटी बहुत भाग रही है। नोबडी केयर्स अबाउट यू, कि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप स्ट्रगल कर रहे हो या आप प्रॉब्लम में हो या आज आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो। सो बॉम्बे एक्चुअली ये बहुत पर्सनल बात है, बट ये आज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, रिवील कर रही हूँ कि बॉम्बे में एक्चुअली 2 महीना आई वॉज इन डिप्रेशन, कि बॉम्बे इतना मेरे लिए स्ट्रेस्ड हो गया था, कि नोबडी केयर्स अबाउट यू, नोबडी थिंक्स अबाउट यू, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप बस जा रहे हो, सुबह जा रहे हो, रात को आ रहे हो। बॉम्बे इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, सो एट द एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। और यहाँ का 2 BHK फ्लैट इज़ लाइक वहाँ पे एक छोटा सा बंद सा रूम, और वो बंद रूम मुझे बहुत स्ट्रेस्ड कर रहा था। व्हेन यू डोंट हैव वर्क, आपके पास काम ही नहीं है और आपको उसी एक रूम में रहना है, सो आप वापस आके वही 4 दीवार छोटा सा रूम और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड वाली लाइफ। तो 2 महीना तो आई वॉज लाइक कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ आ गई हूँ, यहाँ तो सब कुछ भाग रहा है, यहाँ पे तो किसी को किसी चीज़ की कदर नहीं है, टैलेंट की कदर नहीं है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। सो इट वाज लाइक कि अगर और ज़्यादा रुकती तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। सो एट द एंड डिसीजन मेरा ही था। व्हेन एक दिन ऐसा आया कि मैं रो पड़ी कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अब मुझे यहाँ से जाना है, दिस इज़ नॉट फॉर मी, ये यहाँ पे मेरी चीज़ नहीं बनेगी। जैसे आशी आपने बताया ना कि वो शहर, मतलब कि अगर आपके पास काम नहीं है तो आप डिप्रेशन फील करते हो। ये मेरे को पहले भी किसी एक ना यहाँ पे आए थे इंटरव्यू पे, उन्होंने मेरे को बोला कि वहाँ पे ना लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आशी तुम्हारा हाल क्या है, हाँ, है ना, वहाँ पे ये पूछेंगे आशी अच्छा क्या काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, पेमेंट कितनी ले रहे हो, एग्जैक्टली उल्टे सवाल पूछते हैं। हाँ, और एकदम ऑन पॉइंट रहना चीज़ों, मतलब हमारे एक्चुअली क्या है ना कि हम थोड़ा इमोशन से ज्यादा जुड़े होते हैं, हम इंडियंस स्मॉल टाउन से आए हैं, हमारे पास इमोशंस हैं हमारे पास इमोशंस है, और वहाँ पे ना लोगों के पास वक्त नहीं है आपके इमोशन के लिए। सो इट इज़ लाइक कि वो मैं ये नहीं कहती कि बॉम्बे ख़राब है, बॉम्बे बहुत अच्छा है, बॉम्बे ने लोगों को स्टार बनाया है, बहुत बहुत स्टार्स मिले हैं बॉम्बे से, और बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स हैं जो बॉम्बे में जिन्होंने स्ट्रगल किया, आज वो बहुत अच्छी जगह पे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो बॉम्बे इज़ अ सिटी ऑफ ड्रीम, बट एट द एंड बॉम्बे इज़ नॉट फॉर एवरीवन।
जिन्होंने या तो जो बहुत लंबा वक्त लेके गए हैं, जो बहुत पहले ही चले गए 10-12 साल पहले, और अब आज जाके अपने 10-12 साल लगाना इज लाइक कि आपकी आधी लाइफ खत्म। तो इतना स्ट्रगल आजकल कौन करना चाहता है। ये तो है। तो फिर जब आशी जब फील कर रहे थे डिप्रेशन, है ना, तो उस समय कोई था बात करने वाला, या घर वालों को पता था कि आशी इस फेज से निकल रही है? नहीं, एक्चुअली घर वालों को नहीं पता था। और बेसिकली क्या है ना कि आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप अकेले में रो रहे हो, और ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक होना चीज़ों को लेके कि काम नहीं मिल रहा। अब आ तो गए हैं बॉम्बे, क्योंकि एट द एंड ना होता क्या, हम घर वालों से लड़ के जाते हैं, फिर हम उनको बोल भी नहीं सकते कि नहीं मुझे, वो तो बोलेंगे कि ठीक है सामान पैक करो वापस आ जाओ। तो हम उन्हें बता भी नहीं सकते कि वी आर फीलिंग लाइक कि हमें स्ट्रेस हो रहा है या हमें बहुत हेडेक हो रहा है, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, हम बता नहीं सकते वो, क्योंकि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, वापस आ जाओ, हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, वापस आ जाओ। लेकिन वो वापस जाने के लिए तो आए, वापस ऑब्वियसली वापस जाने के लिए हम कभी गए नहीं होते हैं। तो वही था कि हाँ, उस चीज़ को हैंडल करना, वहाँ से निकलना बहुत टफ था। बट एक्चुअली मेरे लिए, मैं यही बोलती हूँ कि मेरे लिए एक्सपीरियंस, बॉम्बे बहुत अच्छा शहर है, बट मेरा एक्सपीरियंस जो पर्सनल ये रहा है वो बहुत स्ट्रेसफुल सिटी है। तो फिर क्यों सोची वहाँ से निकलने की? क्या अपॉर्चुनिटी अच्छी आ गई थी, या क्यों सोचा कि अब मैं बॉम्बे से शिफ्ट करके दोबारा दिल्ली, हाँ तो दिल्ली चलते हैं, तो क्यों आया माइंड? सो एक्चुअली बॉम्बे के बाद, अगर शुरुआत चंडीगढ़ से की थी और बॉम्बे के बाद कुछ बचता ही नहीं है, तो और लास्ट दिल्ली के अलावा कुछ और बचता नहीं है। सो मेरा था कि ये लास्ट स्टेशन है, अगर यहाँ पे बात बन गई तो बन गई, नहीं तो उसके बाद वापस फिर हम साउथ की तरफ भी जा सकते हैं, देखते हैं। हाँ, मतलब दिल्ली फिर एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि एटलीस्ट आप कहीं सरवाइव नहीं कर सकते तो पर दिल्ली में कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज द थिंग इज कि दिल्ली इज इवन चीपर, दिल्ली सस्ता है, बॉम्बे बहुत एक्सपेंसिव है। और दिल्ली में आप फिर भी रह सकते हो, मैनेज कर सकते हो, खा सकते हो, पहन सकते हो, अच्छा हर चीज मैनेजेबल है। और वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ना दिल्ली हब है हर फैशन इंडस्ट्री का, मीडिया हब है, कुछ ना कुछ आपको काम मिल ही जाता है दिल्ली में। सो यही डिसीजन लिया कि एक लास्ट ट्राई करते हैं, चलो दिल्ली जाके एक लास्ट ट्राई करते हैं। और फिर वहां आके फिर चीजें अपने आप सॉर्ट होती चली गई। और तो वहां पे कुछ था, दिल्ली में कुछ हो गया था कि काम मिल गया था, या किसी के साथ टाई अप हो गया था? तो नहीं, एक्चुअली दिल्ली वहां पे भी सिर्फ मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता उठाया और फटाफट निकल गए कि नहीं चलते हैं? नहीं, सो दिल्ली आके भी जब बॉम्बे से निकली थी तभी डिसाइड कर लिया था कि दिल्ली जाके अब किसी से काम मांगना नहीं है, अब काम देने वाला बनना है। सो वहीं पे डिसाइड कर लिया था कि अब और ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, कि अब फिर से गए काम मांगे और टाइम वक्त बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। तो वहीं बॉम्बे से डिसाइड करके निकली थी कि अब मैं खुद की मॉडलिंग एजेंसी खोलूंगी। सो जब मैं दिल्ली आई तो मैंने शुरुआत, एक मिनट, तो अभी यहाँ पे ट्विस्ट है। हाँ, नहीं ट्विस्ट, उससे वो पहले थोड़ा सा बैक में चलते हैं। हाँ। कि बॉम्बे में मॉडलिंग तो कर रहे थे आप? बॉम्बे में मैंने ऑडिशंस दिए थे, और काफी ट्राई किया था मॉडलिंग के लिए, बट वो चीज मिली नहीं, वो काम ही नहीं मिला। बॉम्बे भी बस ये था कि मैं ऑडिशंस दे रही हूँ, ट्रायल्स कर रही हूँ, फिटिंग्स हो रही हैं, बट काम तो मिल ही नहीं रहा। कोई कुछ बोलता है आपका फेस ऐसा है, कोई कुछ बोलता है आपका फेस इस चीज के लिए बना है। तो क्या होता था ना, हर इंसान यही कुछ ना कुछ कमी निकाल देता था कि ये थोड़ा बेटर होता, ये थोड़ा अच्छा होता। तो दुनिया ना बस कमी निकालने के लिए बैठी हुई थी कि ये थोड़ा और बेटर, ये थोड़ा और बेटर, ऐसे करो वैसे करो। तो उन सब चीज़ें बहुत थक गई थी। लेकिन मेरे को लगता नहीं, मतलब कि आपके इंस्टाग्राम पे जाके देखो तुम, मतलब कि अच्छे खासे फोटोज हैं आपके, मतलब कि कमियां मेरे को यही तो प्रॉब्लम थी ना। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही थी कि उनका कहना ये था कि बॉम्बे में चलता है इंडियन फेस, तुम्हारा तो इंडियन फेस नहीं, तुम्हारा तो इंटरनेशनल फेस है, तो वो चलेगा ही नहीं। मैं आप पेरिस शिफ्ट करूं? ऐसी बातें बोलते थे। हर दूसरा इंसान बोलता था कि आपका जो फेस है वो ग्लैमरस है। हमें तो सीरियल के लिए एकदम सीधी और बहुत ही डिसेंट फेस वाली लड़की जिसका इंडियन फेस हो। अब मैं इंडियन फेस कहाँ से लाऊं? मतलब डिसेंट ही हूं। हाँ, उनका कहना था कि मेरा फेस मोर ऑफ बोल्ड ग्लैमरस फेस है, तो हमारे इसमें नहीं चल सकता। अब कोई शूट हो उसमें नहीं चल सकता, सीरियल नहीं चल सकता, मूवी में डायरेक्ट चांस मिल नहीं सकता, तो फिर क्या करूं? अब इंटरनेशनल की अब दुबई जाऊं, मैं सोचा अब शिफ्ट नहीं कर सकती, बेटर है कि आप दिल्ली जाओ, क्योंकि दिल्ली में आपका फेस इंडियन हो या इंटरनेशनल हो चल ही जाता है। बट दिल्ली आके भी कुछ एज सच मॉडलिंग में मैंने ट्राई ही नहीं किया। तो फिर ये एजेंसी कहाँ से आई? अब एजेंसी बॉम्बे से ही दिमाग में आ गई थी कि अब एक्चुअली बॉम्बे में ये माइंडसेट हो गया था कि अब जो भी करना है खुद का करना है। अब अपने जो टैलेंट की, जो अपने अंदर का छुपा हुआ टैलेंट है वो अब बाहर निकालना है।
तो मॉडलिंग एजेंसी ही जाके वापस दिल्ली हमें मतलब मुझे खोलनी है ये सोच लिया था, वहीं बॉम्बे से माइंडसेट हो गया था और उस पर काम करना मैंने बॉम्बे में ही थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था। और फिर यहाँ आके दिल्ली आके फिर मैंने एक्चुअली अच्छे से शुरुआत की अपनी मॉडलिंग एजेंसी की। अभी मेरी मॉडलिंग एजेंसी को 1.5 साल हो चुका है। क्या नाम है उसका? फ्लाइंग फेम। फ्लाइंग फेम। फेम। और ये नाम क्यों सोचा आपने? सो फ्लाइंग फेम बेसिकली पूरा डेडिकेट करता है विमेन को, गर्ल्स विमेन इनको डेडिकेट करता है। और फ्लाइंग फेम इसलिए क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं प्लेटफॉर्म दूंगी लड़कियों को जिनको एक्चुअली नहीं मिल पाता, जिनको जैसे मुझे बहुत मिसगाइड किया गया था, चाहे वो चंडीगढ़ हो चाहे वो बॉम्बे हो। मिस गाइडेंस की तो इंडस्ट्री में हद ही मचा रखी है, इतनी मिस गाइडेंस है कि बता ही नहीं सकते। तो उस टाइम मैंने ये डिसाइड किया था कि जो मिस गाइडेंस मुझे मिली है अब एक्चुअली मुझे सही प्लेटफॉर्म देना है लोगों को। इवन इस जो मैंने अभी सॉन्ग के बारे में बात करी, मेरे सॉन्ग में मैंने अपनी एजेंसी की 3 लड़कियों को लॉन्च भी किया है। सो मेरा मोटिव शुरू से यही था कि अब मुझे मॉडलिंग एजेंसी तो खोलनी है, उसके साथ साथ जो टैलेंट की कदर और कहीं नहीं है वो कि उसका छोटा सा स्टार्टअप मैं कर सकती हूँ। सही बात है। और एक सही प्लेटफॉर्म देना और टैलेंट की कदर करना अगर होगा तो यहाँ होगा जरूर। तो अपनी जो ये एजेंसी है मॉडलिंग एजेंसी, इसमें आप क्या क्या सिखाते हो? मॉडलिंग एजेंसी में हम स्पेशली जो हमारे कोर्सेज है ना, हमारे जैसे ग्रूमिंग कोर्सेज हो गए तो हम उन्हें ग्रूमिंग करवाते हैं, पैजेंट करवाते हैं, पैजेंट के लिए प्रिपेयर कराते हैं। फेमिना मिस इंडिया बहुत फेमस पैजेंट है और मिस दीवा बहुत फेमस पैजेंट है। उन दोनों के फेमिना मिस इंडिया एंड मिस दीवा के साथ फ्लाइंग फेम टैलेंट पार्टनर भी बन चुका है। सो 1 साल में हमने फ्लाइंग फेम को भी बहुत ऊंचा पहुंचा दिया कि फेमिना मिस इंडिया और मिस दीवा के साथ भी हम एज अ टैलेंट पार्टनर है, हमारी गर्ल्स वहाँ जाती हैं और हमारी गर्ल्स काफ़ी सिलेक्ट भी हुई हैं टॉप 30 तक फेमिना मिस इंडिया मिस दीवा में। तो मॉडलिंग एजेंसी मतलब फ्लाइंग फेम से ही मुझे जो मिला सब कुछ मिला, जो मुझे मेरी पहचान मिली है या आज मैं अपना कोई सॉन्ग भी प्रोड्यूस कर पा रही हूँ तो वो फ्लाइंग फेम की वजह से। तो इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आज मैं कुछ भी हूँ तो वो मेरी एजेंसी की वजह से। अगर मैंने ये स्टेप नहीं लिया होता तो आज मैं खुद की चीज़ों पे इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रही होती। वो या तो हम बॉम्बे होते या फिर घर चले गए होते ये चीज़। तो जब लड़कियां आती हैं आपके पास है ना, तो हर किसी का रहता है कि मैम हमें मॉडलिंग करनी है, तो कोई क्या क्राइटेरिया रहता है मॉडलिंग का? एक बेसिकली जब मैंने मॉडलिंग एजेंसी स्टार्ट किया था तभी मैंने डिसाइड किया था कि मेरी एजेंसी में कोई क्राइटेरिया ही नहीं होगा। देयर विल बी नो क्राइटेरिया, चाहे वो शॉर्ट हाइट हो, चाहे वो प्लस साइज हो, चाहे उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा हो, कदर सिर्फ टैलेंट की होगी ना कि साइज और हाइट की। तो मेरी एजेंसी का कोई क्राइटेरिया मैंने रखा ही नहीं था क्योंकि जिस स्ट्रगल पॉइंट से मैं निकल के आई थी मैं नहीं चाहती थी कि अब और कोई जितने लोगों को मैं चांस दे सकती हूँ ना। सो बेसिकली मुझे लगता है कि जो भी हुआ शायद कहीं ना कहीं अच्छे के लिए हुआ कि अब मुझे मिला नहीं प्लेटफॉर्म बट आज मैं अगर दे रही हूँ उस काबिल बन पाई हूँ कि मैं थोड़ा भी किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो उसी की वजह से है बिकॉज वो हुआ नहीं, क्योंकि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। तो वो जो मुझे कद्र है काम की और जो मुझे फीलिंग और इमोशन का पता है कि जब सामने वाली कोई भी लड़की जब मेरे पास आती है और बोलती है कि मुझे मॉडलिंग करनी है या मुझे चांस चाहिए, तो मैं उसमें खुद को देखती हूँ कि एक वक्त ऐसा भी था जब मैं जाती थी बोलती थी, तो इसीलिए मैं उनके इमोशंस उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ। और जितनी भी लड़कियां आज मेरे से जुड़ी हैं वो सिर्फ ना ही एज अ कंटेस्टेंट बट एज अ फैमिली जुड़ चुकी हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार, बहुत रिस्पेक्ट मुझे मिलता है अब बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनसे। सही बात है। तो आशी जब लड़कियां आती हैं आपके पास है ना, तो ये भी रहता है कि क्योंकि हर किसी को तो हम मिस इंडिया के लिए नहीं भेज सकते हैं, करेक्ट है ना, क्योंकि उनका भी एक क्राइटेरिया है। तो फिर आप उनको कैसे वो करते हो प्रिपेयर कि आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज ना बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी को, है ना, तो वो कैसे हैंडल करते हो? तो वही 2 चीज़ों में मैंने चीज़ों को डिवाइड कर रखा है। जो भी गर्ल्स आती है जिनकी हाइट ज़्यादा है, जो टॉल हैं, स्लिम हैं, क्योंकि किसी भी बड़े पैजेंट का क्राइटेरिया मैं तो नहीं बदल सकती। तो ऑब्वियसली जिनकी हाइट ज़्यादा है, जो स्लिम टॉल हैं, उनको मैं शॉर्टलिस्ट करती हूँ बड़े पैजेंट्स के लिए। और जिनकी हाइट कम है या जिनका साइज ज़्यादा है उनको लॉन्च मैं खुद करती हूँ अपने पैजेंट में। मेरा खुद का पैजेंट अभी खत्म हुआ है 1 अक्टूबर को। किस नाम से था? मिस एंड मिसेस फ्लाइंग फेम इंडिया 2023। मैंने अपना खुद का पैजेंट भी किया है। और ये दिल्ली में ही हुआ? दिल्ली में किया था। सो उस पैजेंट में मैंने सारी लड़कियों को चांस दिया था। और उसके बाद उसी पैजेंट से अपनी 3 गर्ल्स को शॉर्टलिस्ट करके सॉन्ग में लॉन्च किया। सो कहीं ना कहीं मैं गर्ल्स को कुछ ना कुछ करके फिक्स कर देती हूँ कि सॉन्ग में, पैजेंट में, जिनका एक्चुअली वहां तक क्राइटेरिया नहीं जाता है। और
मतलब कि ये क्या होता है कि जैसे रैंप पे चलना ना एक अपने आप में कॉन्फिडेंस है ना। जब जैसे आप फोटो शूट करते हो या जैसे आप चलते हो ना, वो दिखता है कि कि भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, और वो झलकता है आपके पूरे पोस्चर में, है ना। जैसे आप फेस है, जैसे आपका वो है। तो बाकी गर्ल्स को क्या रहता है उस समय कि बिकॉज हर कोई उस तरह से रेडी नहीं होती है ना। मतलब कि कहीं ना कहीं उनको होता है कि यार ये मैं कैसे करूंगी, है ना। एक्सप्रेशन लाने बड़े मुश्किल है। अब मेरे को आज फोटो खींचने के लिए बोल दो खड़े होके, तो मेरे से स्माइल नहीं होती, है ना। लेकिन आपको देखो तो आप 2 मिनट में वो एक पोज दे दोगे, है ना। तो वो कैसे होता है वो? हर कोई मुझे लगता है अपने काम में एक्सपर्ट होता है, और कहीं ना कहीं जैसे सबके अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट होता है कि उससे यही काम हो पाएगा। जैसे मैं शुरू से कहती थी कि मुझसे मॉडलिंग ही हो पाएगी, मुझसे एक्टिंग ही हो पाएगी, मुझसे और कुछ नहीं हो पाएगा। ये मेरा एक एक होता है ना, आपके अंदर वो फीलिंग है, वो अंदर से वो चीज आ रही है। और रही बात गर्ल्स जो आती हैं, ऑब्वियसली वो सीख के नहीं आती, वो सीखने ही आ रही है मेरे पास। तो मेरा काम है उनको एक्सप्रेशन सिखाना, उनको ग्रूमिंग कराना, उनको वॉक सिखाना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। तो वो पूरा ऑल ओवर ग्रूमिंग का पार्ट है। जब गर्ल्स मेरे पास आती हैं तो उनका ग्रूमिंग होता है, उनके पोर्टफोलियोज करवाते हैं हम, उसके बाद उनको किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे, किसी अच्छे पैजेंट में भी हम भेजते हैं। उसके बाद फिर आगे आगे जैसे प्रोफाइल्स होती हैं, उस हिसाब से हम उनको शॉर्टलिस्ट करके सॉन्ग्स में फीचर करना और ये सारी चीजें करते हैं। तो अभी ये भी चल रहा है साथ के साथ कि अपने ही सॉन्ग्स या किसी और सॉन्ग्स में भी उनको काम दिलवाना। मतलब मेरा सॉन्ग भी हो रहा है साथ के साथ, और अगर उनमें से किसी को हम फीचर भी कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा सॉन्ग भी हो गया, और उनका भी एक टैलेंट आगे निकल के आया जो मुझे नहीं मिला, शायद मैं किसी को दे पाऊँ। या ये भी हो सकता है कि कल को आशिक किसी और प्रोडक्शन हाउसेस के लिए भी कि इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाए आपकी जो बिल्कुल, गर्ल्स हैं, है ना? हमारी एजेंसी भेजती है, गर्ल्स की प्रोफाइल भी भेजती है, और भी चंडीगढ़ में भी हमारी गर्ल्स की प्रोफाइल काफ़ी सिलेक्ट हो रही है अब म्यूजिक वीडियोस के लिए। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी गर्ल्स हैं जो आगे बढ़ के आ रही, क्योंकि मैं उनमें खुद को देखती हूँ कि चलो मुझे नहीं तो इनको मिला, कुछ तो मौका मिला। सही बात। तो बेसिकली इट्स नॉट अ मॉडलिंग एजेंसी, इट्स लाइक अ टैलेंट पूल भी आप बोल सकते हो कि है ना कि आप एक टैलेंट पूल भी बना रहे हो। करेक्ट। कि अगर कहीं बॉम्बे में जरूरत है किसी सीरियल में तो हम मॉडल्स को भेजते हैं। यस यस यस। तो अभी कहाँ से बच्चे आ रहे हैं आपके पास, लड़कियां आ रही हैं? सो गर्ल्स अभी तो वैसे ऑल ओवर इंडिया से हैं। अभी जो हमारा पैजेंट हुआ था उसमें टॉप 20 गर्ल्स थी, और टॉप 20 अलग अलग स्टेट से थी। सारी लड़कियां अलग अलग स्टेट से, कोई यूपी से था, कोई कर्नाटका से था, एंड कोई बॉम्बे प्रेजेंट कर रहा था, महाराष्ट्र प्रेजेंट कर रहा था। तो हर कोई अलग अलग स्टेट्स प्रेजेंट कर, तो 20 अलग अलग स्टेट्स थे बेसिकली। तो आप वहाँ पे विजिट भी किया था उन शहरों में या नहीं? वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। तो वैसे आशिक कितना ट्रैवल कर चुकी है अभी तक? ट्रैवल तो बेसिकली जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं हुआ है मेरी लाइफ में। जो ट्रैवल हुआ है वो मेरे स्ट्रगल पीरियड में ही हुआ है, जैसे कि चंडीगढ़, बॉम्बे, दिल्ली, और उसके अलावा बीच बीच में जो 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाती है उसमें थोड़ा बहुत कसौली वगैरह घूम लेते हैं। एज सच बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है मैंने। लेकिन अब मेरे को लगता है स्टार्ट होगा। हाँ, अब स्टार्ट होगा। और कहीं ना कहीं मैं बहुत ऐसे मतलब फिक्स्ड जगह पे रह के काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ना कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने से। घूमना पसंद है वैसे? मुझे काम करना ज़्यादा पसंद है। नहीं, काम के मतलब कि साथ साथ अगर घूमना भी हो। हाँ, I mean, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। लोगों को घूमना बहुत पसंद है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना बस एक रूम मिल जाए, एक लैपटॉप मिल जाए, और मैं आराम से बैठ के चिल करके काम करती रहूं, क्योंकि काम को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। और कॉफी का मग मिल जाए। हाँ, ब्लैक कॉफी चलेगी। ब्लैक कॉफी है ना, दूध वाली नहीं। सो मुझे लगता है कि मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करती हूँ, और ट्रैवलिंग से मुझे लगता है कि मेरी डाइट, मेरा जिम, सब कुछ खराब हो जाता है, सब कुछ छूट जाता है। सही बात है। मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रैवल थोड़ा अवॉइड करती हूँ। कि आशी होटल वालों को पहले फोन करते हो कि भाई देखो खाना तो अलग बात है, जिम बताओ है या नहीं। एक्चुअली कि जिम है। सच बात है ये। मैं होटल में कॉल करके सबसे पहले ये पूछेंगे आपके होटल में जिम है क्या? नहीं है, रहने दो। दूसरा देखते हैं। राइट। तो और क्या चल रहा है अभी आशी जिंदगी में? अभी फिलहाल तो ये चल रहा है कि मुझे जो शुरू से मेरा जो सपना था कि म्यूजिक वीडियोस खुद के करने हैं, वो मैं फाइनली कर रही हूँ। साथ के साथ अपनी एजेंसी रन कर रही हूँ, और अब सबसे बड़ी बात है कि धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं। तो बहुत सॉर्टेड चल रहा है, और अगर हम मेहनत रोक देंगे तो फिर सही बात कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। सो अगर कुछ चल रहा है तो वो मेहनत है, और मैं कह सकती हूँ कि अब स्ट्रगल पॉइंट नहीं रहा, अब बस मेहनत है। सही बात है। कभी अकेले बैठते हो? हाँ, काफी। क्या सोचता हो उसमें, क्या चल रहा था दिमाग में? पूरी बैक स्टोरी,
जितना भी पास्ट जितना भी स्ट्रगल रहा है, जब किसी जगह पे पहुंचती हूँ या कोई भी चीज़ एक सक्सेसफुली कर लेती हूँ, जैसे कल एक सॉन्ग सक्सेसफुली जब पैकअप किया, उसके बाद मेरे माइंड में पूरी बैक स्टोरी चलने लग जाती है, कब प्लान किया था, देखो आज वो हो ही गया जो सोचा था, मुझे किसी ने मौका नहीं दिया था, आज मैं खुद को लॉन्च कर रही हूँ, गाना अच्छा हो गया। तो जब भी कुछ अकेले बैठती हूँ तो यही सोचती हूँ कि वो जो बैक स्टोरी है ना मेरी, मैं वो याद करके बहुत खुश होती हूँ कि चलो जैसा सोचा था उससे और बेहतर ही हो रहा है, क्योंकि जो हम सोचते हैं उससे बहुत अच्छा सोच रखा होता है भगवान ने हमारे लिए पहले से ही। और जो हम सोचते हैं वो तो बिल्कुल नहीं होता, वो होता ही नहीं है ना, और वो कुछ अच्छा ही हो जाता है, उससे बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि ये चीजों की एक्सपेक्टेशन तो कभी की ही नहीं थी कि इतना कुछ हो जाएगा, इतना कुछ कर सकती हूँ मैं, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता था। तो मुझे यही लगता है कि शायद कुछ चीजें जो हमें लाइफ में नहीं मिलती वो भी जरूरी है। वो अच्छी चीज है, क्योंकि वो हमें फोर्स देती है कि हम और अच्छा करें, बिल्कुल, है ना। तो अब जब घर जाती है आशी, तो क्या रहता है माँ बाप का, कि पापा मम्मी का, कि कैसा है कि अब वो एक्चुअली मुझे ना बोलते हैं कि थोड़ा तो रेस्ट कर ले, एक दिन तो आराम कर ले। यहाँ तक कि अभी ये दिवाली के बाद, मतलब दिवाली से पहले और सॉन्ग के बाद उन्होंने मुझे बोला कि बेटा प्लीज अब तो 10 दिन के लिए घर आ जा, थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा कुछ खा पी ले, कि जिंदगी भर डाइट ही करती रहेगी। वो मुझे स्पेशली घर बुला रहे हैं। मम्मी 10 दिन के लिए मैं आ गई तो मेरा कम से कम 10 किलो वेट बढ़वा दो क्या? जब भी घर जाती हूँ वेट तो वो बढ़ा ही देती है, खिला के, इतने प्यार से खिलाती रहती है। तो उनका ही रहता है कि हाँ थोड़ा टाइम निकाल के अब आराम भी कर ले, बस थोड़ा सा चिल कर ले, फिर दिवाली के बाद चली जाना। तो अब घर वाले बुलाते हैं कि प्लीज आ जा, थोड़े दिन के लिए आ जा, कि थोड़ा चिल कर ले, थोड़ा आराम कर ले, कुछ खा पी ले, या थोड़ा डाइट से हट के थोड़ा मूड चेंज कर लो। सही बात है। बट मेरा ध्यान कहीं ना कहीं घर जाके भी ना काम में लगा रहता है। वर्कोहॉलिक हो ना बहुत, है ना। नींद आ जाती है रात को? बहुत कम सोती हूँ मैं। आई मीन लेट काम करके सोती हूँ, फिर सुबह जल्दी भी उठ जाती हूँ, कि लगता है कि एक दिन भी बर्बाद ना हो, कुछ घंटे भी बर्बाद ना हो। सुबह के कुछ घंटे हम काम करके सेव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बहुत लेट उठने से। तो मुझे एक बात बहुत ज्यादा, एक्चुअली शाहरुख खान मेरा फेवरेट है। मैं अब आने वाला था उस पे, उसने बोली तो उसकी एक बात मुझे ना हमेशा याद रहती है कि मतलब सोने और खाने में क्या रखा है, खाओ मत, टाइम वेस्ट हो जाएगा, सो मत, टाइम वेस्ट मत करो, काम करो। क्योंकि खाना खाओगे तो फिर नींद आएगी, बिल्कुल, तो नींद आएगी तो फिर आप सो, डाइट खराब होगी, फिटनेस जाएगी। सही बात। लेकिन लगा लो सपना है, मतलब कि एक शाहरुख खान के साथ ऐसे बैठ के इंटरव्यू करने का, और मैं हर बार मैनिफेस्ट करता रहता हूं। शाहरुख खान सबका ही फेवरेट है, मुझे लगता है हर कोई मिलना चाहता है। और एक्चुअली जिसको किंग कहा गया वो किंग ही है। वो सही बात है, उसका जादू है वो वैसा ना, कि हर कोई दीवाना है आज भी उसके लिए। तो उसने कहा था कि सक्सेसफुल होने के लिए जिंदगी आराम नहीं कर सकती, आपको बीपी करना पड़ेगा, आपको टेंशन लेनी पड़ेगी, आपको वो जो कहते हैं कि स्पा में बैठ के खीरे रख के ऐसे लेटो, तो वो नहीं करना है ना। आपको हर समय टेंशन में रहना है, टेंशन में रहेंगे, क्योंकि लोग ऐसे बोलते हैं टेंशन मत लो यार, सब हो जाएगा। अरे आप टेंशन नहीं लोगे तो काम कैसे होगा? उस बात के बारे में अगर आप सोचोगे ही नहीं, मुझे तो लगता है टेंशन लेनी चाहिए। टेंशन लेना भी एक पॉजिटिव, टेंशन लोगे तभी उस काम को अच्छे से पूरा कर पाओगे। सही बात है, सही। सो मेरे लिए भी, मुझे वो बहुत इंस्पायर करती है वो लाइन, कि खाओ मत, सो मत, काम करो। सही बात है, सही बात। तो और क्या, किस किस को सुनते हो, और शाहरुख खान के अलावा किसको सुनते हो वैसे, या शाहरुख खान ही है सिर्फ? आई थिंक उसकी बेसिकली उसका जो बातें होती है ना, जो उसका एक सिखाने का तरीका है लोगों को, एक पॉजिटिव मैसेज जो वो पहुंचाता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं कि उसकी वैसी फैन हूँ कि हाँ वाओ ही इज एन ग्रेट फिजिक, उसकी बहुत अच्छी फिजिक है, बट एक्चुअली उसकी जो बातें हैं, जो उसकी मेहनत है और जो डेडिकेशन दिखती है बातों में ना, वो बहुत इंस्पायर करती है। तो आज अब बात करते हैं आपकी फैशन पे, है ना। आपकी प्रोफाइल देखो ना, तो मतलब कि ऑल ग्लैमरस है ना आशी एकदम से। तो ये कैसे लाइफ में आया कि नहीं मुझे कपड़े पहनने बढ़िया एकदम है ना, कि स्टाइल रखना है ऐसा, जैसे आज भी आपने रेड चूज किया है ना, यू लुकिंग लाइक अ परफेक्ट, है ना, कि एक बंदा जो जैसा वो होना चाहिए उसका। तो ये कहाँ से आया, कैसे खुद की ऑब्जर्वेशंस हैं या? ऑब्वियसली आई मीन आपको क्या आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, या क्या पसंद है, या क्या आपको चूज करना है, कब किस चीज के लिए। एक इंटरव्यू है तो उसके हिसाब से उसका आउटफिट चूज करना, और अगर एक कोई ऑफिशियल मीटिंग है या एक ऑफिशियल कोई भी पार्टी है, तो अकॉर्डिंगली चीजें डिसाइड करना इज इम्पोर्टेंट। बट आई थिंक फैशन सेंस जो होता है ना, वो एक
इनबिल्ड होता है कि हाँ फैशन सेंस इसका अच्छा है। हम किसी किसी को बोलते हैं ना कि इसका फैशन सेंस हम फॉलो करते हैं, विच मीन्स उसका फैशन सेंस इनबिल्ड है और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। सो इन माई फैशन सेंस आई डू नॉट फॉलो एनीवन कि नहीं मुझे इसके जैसा पहनना है। इट इज लाइक कि इट इज माई ओन चॉइस कि मुझे पता है कि मेरे पे क्या चीज अच्छी लगेगी और किसमें मैं डिसेंट के एलिगेंट लग सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। तो जब लड़कियां आपके पास आती हैं जब एजेंसी में तो बोलते हैं मैम हमें आपके जैसा बनना है, तो ऐसा होता है कभी कि बोला? बहुत होता है एक्चुअली। ऑलमोस्ट 90% गर्ल्स यही बोलती हैं कि मैम आपके जैसी बॉडी, आपके जैसा एक्सप्रेशन, आपके जैसे पोजेस। तो वो मुझे बहुत ऑब्जर्व करते हैं। आई डोंट नो उनको मतलब मुझ में ऐसा क्या वो लगता है कि एक्सप्रेशन मैम के अच्छे हैं या बॉडी पोस्चर्स मुझे आपसे सीखने हैं, तो उनको दिखता है, वो लगता है, लेकिन खुद को लगता है कि हम थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते, थोड़ा और इम्प्रूव। तो मुझे खुद के बारे में ये नहीं पता कि मैं कैसा कर रही हूँ, बट लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, ये देख के बहुत खुशी होती है। और अगर मैं खुद को बोलूंगी कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, आई एम द बेस्ट, ठीक है, आई एम द बेस्ट इज अ पॉजिटिव मैसेज, बट एट द एंड अगर जब तक आप ये नहीं कहोगे ना कि नहीं मैं और अच्छा कर सकती हूँ, तब तक आप यहाँ नहीं पहुंच सकते ना। आप अगर यही बोल दोगे कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, आई नो, सो दिस इज अ नेगेटिव एटीट्यूड। आप ये सोचो कि मैं इससे और बेहतर कैसे कर सकती हूँ। लोग अपने आप इंस्पायर होने लगेंगे। और मेरे पास ऐसी गर्ल्स 90% ऐसी गर्ल्स आती हैं जो बोलती हैं मैम ये कैसे करते हो आप, मैम ये कैसे हो जाता है, मैम ये कैसे करते हैं। तो मुझे आई मीन उनको सिखाने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि ऑब्जर्विंग पावर, क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्व किया है, मैंने किसी से सीखा नहीं है, मैंने ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है। तो आई थिंक ऑब्जर्विंग पावर और एक्सपीरियंस आपको सब सिखा देता है। तो अभी जब कोई फोटोग्राफर बोलता है आशी को कोई पोज करने के लिए, तो मेरे को लगता है कि पहले टेक या दूसरे टेक में वो, हाँ आई थिंक अब फोटोग्राफर बोलता ही नहीं है कि पोज करो, वो बस क्लिक करता है। उसको खुद भी नहीं पता होगा ना वैसे। वो बस क्लिक करता है और मैं पोज करती हूँ। वो आशी बता दो कि भाई साहब वहां से करो वहां से फोटो अच्छी आएगी। हाँ ऑब्वियसली फ्लाइंग फिल्म में रह के मतलब इस एजेंसी को चला के खड़े होके शूट कराना, मतलब अनलिमिटेड लुक्स, एक दिन में हम 30 लुक्स करते हैं फोटोशूट। तो खड़े हो के पूरे टाइम बताना यहाँ से क्लिक करो, यहाँ से क्लिक करो, तो वो वैसे भी आदत हो गई है, मुझे पता है किसका एंगल कौन सा अच्छा आएगा। तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है शूट्स करवा के इवन कल सॉन्ग पे भी मैं बोल रही थी ना, इधर से लो, इधर से ये टेक लेना, इधर से ये टेक लेना। सही बात है। तो एक दिन में शूट हुआ? हाँ शूट एक दिन में, लेकिन सुबह 4 बजे खत्म हुआ। वो सुबह 4 बजे खत्म हुआ एक्चुअली। बड़ा मुश्किल होता है ना। और नींद तो वैसे भी कम होती है लाइफ में आर्टिस्ट की, है ना? बहुत कम होती है, और वो चेहरे पे दिखनी भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है आपकी वो क्या बोलते हैं उसको, काले डार्क सर्कल्स नहीं आने चाहिए। मतलब आंखों में नींद भी दिखेगी ना तो आपको सामने से डीओपी और कैमरामैन बोलेगा एनर्जी नहीं आ रही, वो वाइब नहीं आ रही, 2 बज रहे हैं रात के, लेकिन वो वाइब चाहिए। सही बात है ये चीज। तो आशी अभी और क्या करने का इरादा है? अभी तो एजेंसी चल रही है, अभी सॉन्ग्स चल रहे हैं, और क्या करना है इसके बाद? जैसा कि मैंने बताया कि ये भी प्लान नहीं था कि यहाँ तक भी कर पाएंगे। मुझे लगता है कि अब जो आगे की प्लानिंग है वो इतनी है कि मुझे मेहनत करनी है। रिजल्ट मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ भगवान पे, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत रिजल्ट उन्होंने देना है, क्योंकि यहाँ तक भी कभी सोचा नहीं था। अगर ये भी मिला है तो मेरी मेहनत के साथ साथ भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। तो आगे भी यही रहेगा कि मेरी मेहनत चलती रहेगी, और प्लान्स तो हमेशा एक लेवल अप ही जाने के चलते हैं कि और ज़्यादा अच्छा करना है, और ऊपर जाना है, और मेहनत करनी है, अब ये किया, अब इससे ऊंचा करना है। हम हमेशा ऊंचा ही सोचते जाएंगे, एक लेवल अप सोचते जाएंगे। बट मुझे लगता है कि अगर आपकी मेहनत, वो डिसिप्लिन और वो कंटिन्यूसली आप करते रहोगे ना, सो आगे बढ़ने का एक सबसे बड़ा लाइफ का ना वो होता है, मंत्र होता है, वो ये होता है कि आप उसको डिसिप्लिन से कंटिन्यू करते रहो बिना ये सोचे कि कब रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट पता भी नहीं लगेगा, आपको मिलते चला जाएगा। सो आगे की प्लानिंग भी यही है कि मेहनत और डबल, और उससे ज़्यादा अब यही हो सकता है कि ज़्यादा मेहनत और रिजल्ट का वेट, कि अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये चीज़ तो हम थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं, है ना? चलें? हाँ ओके। तो जब स्कूल में थे तब किसी ने बुली किया था कि आशी नहीं, जो तुम कर रही हो वो नहीं होगा कभी, या कभी बोला था यूपी में किसी ने कि यार ये तुम्हारे लिए नहीं है? एक्चुअली जब मेरा स्कूल टाइम था, या आप कह लो कि मेरा जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग से ग्रेजुएशन किया था, जब मैंने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था तब तो मुझे शुरू से पूरे इंस्टीट्यूट में बुलाते ही मॉडल थे, मॉडल। अच्छा।
तो वो एक ऑटोमेटिक बिल्ड चीजें थी कि मॉडल, वो मॉडल नहीं आई, ऐसे बोलते थे मुझे लोग, मुझे मॉडल के नाम से बुलाते थे इंस्टीट्यूट में भी। बट स्कूल टाइम में ना वो जो टैलेंट था ना, मतलब वो आशी के अंदर छुपा हुआ था, वो किसी को नहीं पता था कि वो ऐसा अंदर सोच रही है या ऐसा प्लान कर रही है, या वो स्कूल में कुछ और है। घर जाके उसका जो एक्चुअली मिरर के आगे खड़े होके पोजेस करना, रात रात को लेट नाइट तक अपने ही फोन से शूट करते रहना, वो किसी को नहीं पता था एक्चुअली। सो स्कूल टाइम में ना लोग इतना ज्यादा अवेयर नहीं थे मेरे टैलेंट से, बट एज सच स्कूल में मुझे एज सच कभी कोई नेगेटिविटी नहीं मिली। कि और बाद में जो भी चीज़ें नेगेटिविटी मिली वो यही थी कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें थी। जब मैं चंडीगढ़ आई तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी कुछ नेगेटिव कमेंट्स किए भी थे। स्पेशली यहाँ पे ही मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिले थे, कि तुम्हें ये इम्प्रूव करना चाहिए, तुम्हारा ये वो। सो जो चीज़ें होती थी ना वो ऐसे था कि यू हैव डबल चिन एंड यू नीड टू इम्प्रूव ऑन योर स्माइल, यू नीड टू इम्प्रूव ऑन योर फैशन सेंस एंड स्टफ। और आज अगर कोई मिलता है तो आज इवन उनके ही मैसेज भी आते हैं मेरे पास, आते होंगे, वही उनके मैसेज आते हैं, वो ये लिखते हैं मुझे कि मेरी गलती जो मैंने आपको नहीं लिया। हाँ, नहीं और उस समय ना उन्होंने मना किया होगा कि नहीं आशी अभी नहीं, लेकिन आज वो खुद मैसेज करते होंगे, आशी हाउ आर यू, पहचाना, इतना अच्छा आप कर रहे हो, यू लुकिंग, इतना अच्छा काम कर रहे हो, देख के बहुत खुशी होती है। और वो यही बोलते हैं, मुझे पता ही था आप इतना अच्छा कर सकते हो, मुझे पता था आप इतना आगे जाओगे। तो जिन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया ना, आज वो सारे ही एक तरीके से कह लो कि बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखा के खड़े होते हैं कि यस आई नो यू कैन डू इट, मुझे पता ही था आप कर लोगे। जिन्होंने उस समय साथ नहीं दिया ना, अब वो सिर्फ अपना फायदा निकालने के लिए है ना। उनको लगता है कि शायद आशी मान जाएगी, है ना, सॉन्ग शूट कर लेगी या फोटो शूट कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल जैसा आपने ट्रीट किया था, अब हमारी ऑब्वियसली अब हमारा टाइम है ना, वो हर किसी का टाइम आता है, तो भूलना नहीं चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि जैसा आप करोगे वैसा होगा ही होगा। बिल्कुल। और ये आशी की मेहनत है कि आज डबल चिन किया, मतलब कि मेरे को तो लगता है कि वो सिंगल चिन भी नहीं है, आज तो एकदम प्रॉपर, है ना। हाँ, मतलब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्योंकि वो नेगेटिव कमेंट्स ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर जाते हैं आपके ऊपर, कि आपको काम किस लिए नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा दैट यू हैव डबल चिन, इसलिए नहीं मिल रहा दैट यू हैव एक भी कमी, छोटी सी भी कमी, या ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, अरे उसका फेस अच्छा नहीं है, अरे उसका तो लुक ही नहीं आता, ऐसे सारी चीजें। बट आज मैं खुद को खुद बोल सकती हूँ कि दैट यस आशी यू आर परफेक्ट। हाँ, मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई कमी नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब कि वो जिस लाइन में आप हो उस लाइन के लिए कोई कमी नहीं है उसमें, मतलब कि यू आर परफेक्ट उस चीज में। और हर कोई परफेक्ट होता है, सिर्फ सिचुएशन अलग होती है, सिचुएशंस अलग होती है। यस, है ना। आज आपके पास हर चीज है तो सिचुएशन अलग है, वही लोग आज आपकी ऐसे कर रहे हैं आपके आगे। हाँ, और आई थिंक इम्परफेक्शंस हमारे अंदर होती भी है अगर, तो हमें उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि कुछ करना है, अगर कुछ बन के दिखाना है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। यस। तो मम्मा को कभी लेके गए हो, कभी शूट पे, कभी फोटो शूट पे, कभी साथ में? वो एक्चुअली ऐसा कह लो कि मेरे बिहाइंड द सीन हमेशा मम्मी रहती है मेरे साथ, चलती हैं वो, क्योंकि उनको शूट पे बहुत ज़्यादा शूट्स पे लेके नहीं गई, हाँ, बट पैजेंट में वो थी। और हर शूट को शुरू होने से पहले मम्मी का कॉल आता है, हर शूट को ख़त्म होने के बाद आता है, इन बिटवीन आता है, कुछ खाया कुछ पिया। तो आई थिंक सबसे बड़ा रोल जो लाइफ में होता है ना, वो माँ का होता है। और ये एक चीज़ पर रोकना चाहूँगा, अभी इंटरव्यू शुरू करने से पहले भी शायद मम्मा का ही फ़ोन था, है ना, कि इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, तो इतना आशी का नहीं अभी नहीं हुआ, अभी हो रहा है। तो उनको ना मैं हर चीज़ बताती हूँ, हर पल पल की खबर की, मैं यहाँ से निकल गई हूँ मम्मी, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, इसके बाद मम्मी भी है, मेरा गाना एडिट होना है। तो वो इतनी फिक्र करती हैं, और मैंने कहा ना कि उनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं है, माँ से अच्छा कोई दोस्त नहीं। और इवन कल रात को जब हम पहुंचे हैं 4 बजे पापा का कॉल आया, तुम पहुंच गई ना, वो सोए नहीं थे कि मतलब अगर कोई हमारे लिए जग सकता है सुबह 4 बजे तक उठ के, और मुझे वो और कौन कर सकता है कि हाँ तुम पहुंच गई, तुम सेफली पहुंच गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हम घर से बाहर निकले, वो घर में सिर्फ और सिर्फ भगवान के आगे खड़े हो कि हमारे बच्चे सही सलामत पहुंच जाएं। तो ये फैमिली के अलावा कौन कर सकता है? हर चीज का पीछे अगर हाथ है तो वो फैमिली का ही है। यही बात है, सही बात। तो यू आर सिंगल चाइल्ड? नहीं, मेरी एक छोटी बहन है। ओके, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस वो रहता है कि दीदी अब क्या बढ़िया लग रहा है या कैसा? छोटी बहन, मुझे लगता है छोटे भाई बहन हमेशा लड़ते हैं और टैलेंट की कदर नहीं करते। उनके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। बिल्कुल सही समझ लीजिए। उसका तो बस ये है कि हाँ ठीक है, मुझे पता था, मतलब ठीक ठाक कर ही लेगी तू। उसका तो ऐसे ही रहता है। तो वो किस चीज में है अभी?
वो अभी पढ़ाई कर रही है, अभी तो 12th में है। Okay. 12th की एग्जाम देगी, छोटी है, बट उसको प्रिपेयर करना है IAS के लिए। नाइस। घर में एक बंदा होगा ना। हाँ, उसको बिल्कुल, वो बहुत कैमरा शाय, उसको मॉडलिंग नहीं चाहिए। नहीं, वो घर में एक बच्चा बहुत होता है। वो बहुत एक्चुअली पढ़ाकू बच्चे, वो एकदम अलग है और मैं एकदम अलग हूँ। मुझे सिर्फ कैमरा पसंद है, उसको बिल्कुल पसंद तो नहीं। घर में कोई था ऐसा जिसको कैमरे पसंद था? अभी तक नहीं, सिर्फ मैं। मम्मा पापा दादा दादी किसी को भी नहीं। आई एम द ओनली वन जिसने ये कैमरे वाली चीज शुरू की है। सही बात है। वो डॉक्टर पता करो कौन था। है ना, जहाँ पे आशी हुई कहीं उनके वो जो नर्स थी जिसने पहली बार कोई चीज खिलाते हैं ना, वो कहते हैं हाँ, कौन था वो जिसने वो गुड़ देते हैं? मेरी फैमिली में सच, हाँ, जो पहला शहद या वो को देते मेरी हैं। दादी ने। दादी को तो नहीं था कैमरे का पता करो। मेरी दादी एक्चुअली बहुत शुरू से ना फैशन सेंस में बहुत तभी टॉप में एकदम रही है। तो इसीलिए वो जो गुड़ के साथ आया शायद वो इसीलिए आया है। नाइस नाइस। तो अभी कब जाने का इरादा है वापस अभी? मैं कल वापस जा रही हूँ दिल्ली, क्योंकि अब वहाँ पे भी काफ़ी सारा काम है। यहाँ प्रोजेक्ट्स सारे हो गए। आज हमने बैठना है फाइनल सॉन्ग के लिए। इसके बाद इन्होंने वहीं जाना है ना? फिर वापस दिल्ली और सॉन्ग रिलीज दिवाली पे। ओके, दिवाली पे। सही बात है, हमें भी जल्दी एडिट करना पड़ेगा क्योंकि दिवाली से पहले पहले चाहिए ऑब्वियसली। नहीं वो अच्छी चीज़ है। तो कभी ये, अच्छा, इंस्टाग्राम के बारे में बताओ कि कभी व्यूज उसके जो फॉलोअर्स हैं वो तंग करते हैं कि यार ये इतने हैं? हाँ, मैं पहले एक्चुअली बहुत सोचती थी कि फॉलोअर्स बढ़ जाएं और कम क्यों हो रहे हैं, ज़्यादा क्यों नहीं हो रहे या बढ़ क्यों नहीं रहे। बट आज मुझे फिक्र नहीं है कि फॉलोअर्स कितने हैं, व्यूज़ कितने हैं, लाइक्स कितने हैं। मुझे लगता है मैं काम अच्छा कर रही हूँ ना, और मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं काम अच्छा कर रही हूँ, वो मैटर करता है। मुझे अब नहीं मैटर करता कि आपके फॉलोअर कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे लगता है कि बस आप ना चीज़ें आपकी मेंटेन चल रही हैं और आप इनफ वो चल रहे हो, डिसिप्लिन में चल रहे हो, फेमस भी हो रहे हो और साथ के साथ आप अच्छा काम कर रहे हो। तो आई थिंक फॉलोअर्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए जितना फोकस आपकी एक्चुअली एक आर्टिस्ट की टैलेंट और मेहनत पे होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ उसको फॉलोअर्स से जज करना। कि फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाए कम हो जाए। मैं पहले टेंशन लेती थी, बट अब मैं फॉलोअर्स और व्यूज़ का टेंशन नहीं लेती हूँ। बस अब काम करते चलो, अपने आप कभी ना कभी बढ़ जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। नहीं, वो इतना होने भी बहुत मुश्किल है जितना आपके है ना, मतलब हमारे नहीं हो रहे आज तक है ना। तो वो चीज़ करनी बहुत मुश्किल है। और बस ये होना चाहिए कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एक्चुअली हमें ना जज लोग आजकल इसी से करने लग गए हैं कि अगर आपके, मेरे को लगता है कि 3 लाख या 1 मिलियन फॉलोवर हैं तो ना आप, तो आपकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। और ये तो सच है, ये आई मीन हर जगह अगर कोई किसी को सॉन्ग में भी ले रहा है तो उसका पहला क्वेश्चन उसकी प्रोफाइल नहीं होता है, उसका ये होता है इंस्टाग्राम पे फॉलोवर कितने हैं, व्यूज कितने आ रहे हैं। मतलब आपके टैलेंट से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपका अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है, उसमें फॉलोवर्स ज्यादा हैं, तो उसी को लेंगे। हाँ, तो उसको आ जाओ चाहे आपको कैमरा फेस करना, क्योंकि बिकॉज रील बनाना और कैमरा फेस करना दोनों शूट में बहुत फर्क है ऑब्वियसली। एक नॉर्मल कैमरा से हमें रील शूट करना और जब एक सेट लगा हो, उस पे 50 लोग खड़े हो, उसके सामने एक्ट करना, परफॉर्म करना इज रियली डिफरेंट। मेरे पास कई एक डायरेक्टर आए थे, उन्होंने यही बोला था, कह रहा प्रोड्यूसर्स तो लेते हैं कि ये इनके कि गाना चल जाएगा, फेम मिल जाएगा, फॉलोवर्स हैं, इनको ले लेते हैं। लेकिन कहता डायरेक्टर की ऐसी तैसी हो जाती है वो सीन करवाते हुए, कह रहा एक दिन के शूट को 2-2 दिन करना पड़ता है कई बार, कि उनसे एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे होते। वही बात है। तो वो चीज़, थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप अच्छे आर्टिस्ट को लें, सिर्फ फॉलोवर्स देख के चीजें ना करें। बिल्कुल, आई मीन टैलेंट देखें कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो इम्पोर्टेंट है। कि आपके गाने की जो चीजें हैं, भले आपके गाने की रीच बढ़ जाएगी, लेकिन गाने में जब तक एक एक्सप्रेशन, एक एक्ट अच्छा नहीं होगा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, तब तक क्या ही मजा आएगी। या तो फिर आप दोनों का कॉम्बिनेशन लें। हाँ, ये हो सकता है। तो आशी, ये गाना किस पे आएगा अभी? या किसी चैनल, आपके चैनल पे आएगा या किसी और के हम कंपनी पे देखेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि जब मुझे चीज़ें करनी थी तब मुझे लॉन्च नहीं किया गया, किसी कंपनी ने भी लॉन्च नहीं किया मेरे म्यूजिक वीडियो को। तो फिर जब डिसाइड किया कि खुद ही करना है, तो फिर ये भी डिसाइड कर लिया कि चैनल भी खुद का ही होगा और खुद के चैनल से ही डालेंगे, क्योंकि बैक टू बैक सॉन्ग्स करने हैं तो खुद के चैनल से। तो क्या नाम रखा है चैनल का? आशी बग्गा। आशी बग्गा ही है ना, अपने चैनल से, अपना लेबल होगा। बिल्कुल, राइट। तो आई विश कि अब हर 2 महीने बाद गाना आएगा, या पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि साथ साथ एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द गाने आए।
बट साथ के साथ एजेंसी भी मेरे लिए उतनी प्रायोरिटी है, क्योंकि आज जो भी मिला है एजेंसी से मिला है उसको लाइटली नहीं ले सकती। नहीं। सो मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी एजेंसी है और फिर मेरे शौक। नहीं, और मैं ये विश करता हूँ कि आप इंटरनेशनल लोकेशंस पे अपना पेजेंट करो और ज़्यादा वो मज़ा आएगा, है ना। और सॉन्ग्स भी आप आउट ऑफ इंडिया शूट करें, है ना, वो ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल, ज़रूर, है ना। कोई है ऐसा प्लान? वेल थोड़ा वेट करके बाद में रिवील करेंगे। प्लान 2024 में कुछ भी हो सकता है, है ना, क्योंकि अभी तो खत्म होने वाला है ये साल, है ना। तो इस साल तो अभी सिर्फ ये है कि ये गाना, और इसके बाद क्या है? कोई पेजेंट की तैयारी या? अभी फिलहाल दिवाली पे सॉन्ग रिलीज है, उसके बाद तो दिसंबर फिर नया साल आ जाएगा। फिर अब जो भी होगा 2024 नेक्स्ट ईयर। ओके। तो थैंक यू सो मच आशी, और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप कि गाने आते रहें और जो भी आपकी बकेट लिस्ट में हो सब पूरा हो, है ना। बिल्कुल, एक एक करके पूरी लिस्ट से कंप्लीट करना ही है। हाँ, कि एंड में कोई रिग्रेट ना रह जाए, ये नहीं हुआ। हाँ, जब वहाँ पे पड़े हो ना तो जब सब कुछ कर लिया कि भाई अब कोई वो गम नहीं है कि मेरे को जाने का। बिल्कुल, है ना, कि अब ठीक है, जो मैंने सोचा था वो हो गया, है ना। ठीक है, जो मेहनत थी मैंने कर ली और जो अचीव करना था वो भी कर लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है ना। वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, कि मैं शायद इतनी सी मेहनत कर ली तो हो जाता, थोड़ा और हो जाता। हाँ, ये चीज़। तो थैंक यू सो मच आशी। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और इतना अच्छा इंटरव्यू लेने की। कहीं भी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे लगा बस मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं, वो ज़रूरी होता है, और मेरा ना यही रहता है कि अगले वाला बंदे के बारे में बात करें और उसको मतलब कि हैप्पीली बात होनी चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली, जब तक वो चेहरे पे स्माइल रहे और वो एक्चुअली अंदर से फीलिंग से बात हो। हाँ, वो चीज़ है ना, कि मज़ा आए कि हाँ यार, एक सेशन हो गया जैसे ना बात। करेक्ट। हाँ, वो चीज़। तो थैंक यू सो मच आशी। थैंक यू सो मच।